हाय, आई एम सौवनिक एंड वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट एड-ऑन्स, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, potential due to a point charge and a dipole, and motion of a electrically charged particle in an electric field। तो बिना देर करते हुए चलिए और जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज नथिंग बट द कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यानी काबिलियत काम करने की। तो हम सब में कोई ना कोई काबिलियत होती है, उसी काबिलियत को हम पोटेंशियल कहते हैं। इस केस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में, इट इज नथिंग बट टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम उस पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बिकम द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सो लेट्स अज्यूम कि आपके पास प्लस क्यू चार्ज एट इन्फिनिटी रखा हुआ है। आप इस चार्ज को इस पोजीशन पे, जो कि पॉइंट ए है, वहां पे आप उस चार्ज को लेके आना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये चार्ज है भैया, चार्ज कह रहा है मैं तो आराम से इन्फिनिटी पे बैठा हुआ हूं, मैं ना जाने वाला। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है, इस चार्ज को इन्फिनिटी से पोजीशन ए पे लाने के लिए। ठीक है, ये जो काम आप करेंगे, ठीक, वही है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहां पे ये याद रखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में ही बात कर रहा है। फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अलोंग एनी आर्बिट्री पाथ। अब ये एनी आर्बिट्री पाथ का मतलब क्या है? देखिए, अब इस पॉइंट से, मतलब इन्फिनिटी से चार्ज को पॉइंट ए तक तो ले आए, ठीक है, लेकिन उसको लाने के लिए आप काफी तरीके के रास्ते अपना सकते हैं। समझिए, आपको दिल्ली से लंदन जाना है, ठीक है, आप या तो स्ट्रेट लंदन की फ्लाइट ले सकते हैं, आसान है, डायरेक्ट लंदन जाके ही उतरिएगा, या फिर आप दिल्ली से पहले दोहा जा सकते हैं, या फिर दिल्ली से पहले बर्लिन जा सकते हैं, या फिर दिल्ली से पहले पेरिस जा सकते हैं, फिर पेरिस से आप फ्लाइट ले सकते हैं, दोहा से फ्लाइट ले सकते हैं, या फिर बर्लिन से फ्लाइट ले सकते हैं लंदन के लिए। ठीक है, इसका मतलब आप या तो सीधे रास्ते जा सकते हैं या फिर घूम फिर के भी जा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको और ज़्यादा घूमने का मन है तो आप शिप करके लंदन पहुंच सकते हैं, ठीक है, और अब आपके पास अगर काफ़ी टाइम है, पैसा है, तो आप टेक्निकली दिल्ली से बस में बैठ के भी लंदन पहुंच सकते हैं। आप पूछेंगे भैया ये कैसे? हाँ, हो सकता है। आप दिल्ली से निकलिए, पाकिस्तान, ईरान, फिर तुर्की होके, यूरोप होके, फिर आप इंग्लिश चैनल होके आप जा सकते हैं लंदन। बोलने का मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाने के लिए काफ़ी सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। एक तो स्ट्रेट रास्ता हो गया, दूसरा ऐसे घुमा घुमा के रास्ता हो गया, तीसरा थोड़ा कम घुमा के रास्ता हो गया। नो मैटर, आप किसी भी रास्ते से इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे ले आइए, वर्क डन जो होगा वो सेम रहेगा, और वो दैट वर्क डन विल बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मेट भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज नथिंग बट वर्क डन बाय चार्ज Q। ये आपका बन गया मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स गो एंड सी सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट डज इट से? दैट इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इससे पहले जब भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और
इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था। आपको अगर याद हो, हमने ये डिस्कस किया था कि ये दोनों क्वांटिटीज़ जो है वेक्टर है, ठीक है। कंपेयर टू दीज टू क्वांटिटीज, पोटेंशियल इज एक्चुअली ए स्केलर क्वांटिटी। और जब भी कोई क्वांटिटी स्केलर बनता है ना, आप ये याद रखिए, जो फॉर्मूलाज हो जाते हैं, जो आपके कैलकुलेशंस हो जाते हैं, वो थोड़े आसान हो जाते हैं सॉल्व करने, क्योंकि स्केलर अरिथमेटिक इज ईजियर देन वेक्टर अरिथमेटिक कंपैरेटिवली, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज वोल्ट, विच इज डिनोटेड एज कैपिटल V. So 1 volt is equal to 1 joule per 1 coulomb. मतलब ये जो जूल है ये आपका क्या है? SI यूनिट ऑफ वर्क डन. So वर्क डन by coulomb which is the SI यूनिट ऑफ चार्ज. अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? M L स्क्वायर T टू द पावर -3 A टू द पावर -1. ये आपका बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो चलिए अब एक आसान सा सवाल भी कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर. तो ये जो हमारा सवाल है ये हमसे क्या कह रहा है कि हमें निकालना है हाउ मच वर्क विल बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 200 माइक्रोकूलम, ओके, फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट P in a region of electric field given that the electric potential at point P is 40 volt. तो हमारे पास जो चार्ज जिसको हमें इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाना है उसका वैल्यू कितना है? 200 माइक्रोकूलम. सो आवर Q is 200 माइक्रोकूलम which is 200 into 10 to the power -6 कूलम. मैंने SI यूनिट में लिख लिया, ओके. नाउ इसी चार्ज को मैं इंफिनिटी से पॉइंट P तक ला रहा हूं, जिस पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है विच इज V इज नथिंग बट 40V. ये आप थोड़ा कंफ्यूज हो जा सकते हैं. ये जो V है दैट रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो मैं इसको V एट P लिख देता हूं. और ये जो V है वो वोल्ट है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द टेस्ट चार्ज, ओके, या फिर चार्ज. ठीक है, यहां पे हमें निकालना है वर्क डन. ठीक है, इसको मैं W डिनोट कर देता हूं. ये Q है और ये हमारा VP एट पॉइंट P. तो हमारा जो वर्क डन बन जाएगा W इज नथिंग बट VP इंटू Q. अब VP कितना है? 40. ठीक है, Q 200 10 टू द पावर -6 और यूनिट कितना होगा वर्क डन का? ये हो जाएगा जूल. तो हमारा फाइनल आंसर कितना निकल जाता है? 8 इंटू, देखिए 1 2 3 शून्य है डिजिट के बाद 4 और 2 को, तो यहाँ पे 8 0 0 0 है. तो उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 3 और यहाँ पे 10 टू द पावर -6 जूल. तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल आएगा W इज इक्वल टू, सो यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को सिर्फ ऐड कर सकते हैं. सो 3 - 6 बिकम्स 8 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल. काफ़ी आसान सा सवाल था. सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारी चीज़ें सवाल में ही गिवन है. हाँ, और आपको कैलकुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा टफ है नहीं, इजी सा ही कैलकुलेशन है. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से काफ़ी आसान से सवाल बनते हैं. और ये अगर मतलब कभी कभी नीट वगैरह में ये डायरेक्ट सवाल भी डाल देते हैं ऐसी इसी टाइप के, तो आप इनको आसान समझ के छोड़ मत दीजिएगा, इसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो
अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाएं और आप किसी भी तरीके के सवाल आगे चल के उसको सॉल्व कर सकें। अब चलिए डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब फिर से एज्यूम करते हैं कि एक चार्ज जो है प्लस क्यू वो इन्फिनिटी पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास एक नहीं दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है। फर्स्ट केस में मैं ये जो इन्फिनिटी पे चार्ज बैठा हुआ है इसको पॉइंट ए पे लाना चाहता हूं, ठीक है। इट विल डू सम वर्क डन, ओके, एंड पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज टू पॉइंट ए फ्रॉम इन्फिनिटी। सो वो पोटेंशियल को मैं डिनोट कर देता हूं बाय वी ए, ठीक है। नेक्स्ट एक और सिनेरियो, अब मैं चाहता हूं, मेरा मन है मैं कभी पॉइंट ए को ज़्यादा पसंद करता हूं, कभी पॉइंट बी को ज़्यादा पसंद करता हूं, तो मैं जो ये जो चार्ज है अब इसको मैं पॉइंट बी पे लाना चाहता हूं, ठीक है। तो जब मैं इसको पॉइंट बी पे लाता हूं तो मैं कुछ दूसरा वर्क करता हूं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डिफरेंट, सो द पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी डिफरेंट, विच इज लेट्स से वी बी, ओके। अब एक थर्ड सिनेरियो अज्यूम कर लेते हैं। मैंने अभी अभी बोला कि मैं कभी ए को ज़्यादा पसंद करता हूं, कभी पॉइंट बी को ज़्यादा पसंद करता हूं। अब सोचिए एक ऐसा सिनेरियो जब मैं ए से बी को ज़्यादा पसंद करता हूं। ऐसा होता ही रहता है कि हम सभी को एक जैसा पसंद नहीं करते हैं, कोई हमारा फेवरेट होता है, कोई हमारा फेवरेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पे एज्यूम कर लीजिए बी मेरा फेवरेट है, ठीक है, और पॉइंट ए पे जो क्यू है, ओके, उसको मैं बी पे लेके आना चाहता हूं। उसमें भी काम होगा, यस और नो, उसमें भी मुझे काम करना पड़ेगा। भाई चार्ज बोलेगा कि तुम किसको पसंद करते हो, उससे मुझे क्या लेना देना। मैं तो भाई पॉइंट ए पे आराम से कंफर्टेबली बैठा हुआ हूं, मैं पॉइंट बी पे भी जैसा रहूंगा, पॉइंट ए पे भी शायद वैसे उससे अच्छा हूं या फिर वैसा ही हूं, मुझे नहीं जाना। तो तुम्हें खींच के लेके जाना होगा। जब तुम खींच के लेके जाओगे तो तुम कुछ वर्क करोगे, काम करोगे उसके लिए, वही जो वर्क डन होगा, ठीक है, टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज actually potential difference between these 2 points. So the definition of electric potential difference is nothing but work done in moving a point charge from point A to B. It is denoted as del V या फिर delta V, which is equal to WAB, that is work done to bring a charge from A to B divided by Q, the charge itself। और यहां पे देख सकते हैं where delta V is VA minus VB। so VA जो है वो पहले आएगा फिर VB आएगा। अगर you were moving the charge from B to A then this delta V would be VB minus VA। so VA is electric potential at point A, okay, VB is electric potential at point B। ये सारी चीजें हमने जस्ट पहले ही डिस्कस कर लिए, इसको मैंने सिर्फ सजा के थोड़ा लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, ओके। नेक्स्ट अब देखिए एक एनालॉजी हमने लिया है यहां पे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 11th में आपने पढ़ा था, वो ग्रेविटेशनल भी होता है। उसमें जब आप बॉल को अर्थ के सरफेस से दूर या फिर हाइट पे लेके जाते हैं, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, mgh, ठीक है, दैट इज गिवन बाय एक्चुअली mgh। नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जब हम एक पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से दूर लेके जाते हैं, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है। ये जस्ट एक आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए 11th स्टैंडर्ड का ग्रेविटेशन मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, तो इससे आई होप कि आपको थोड़ा मेमोरी रीजॉग हो गया होगा। 11th में जब आपने ग्रेविटेशन पढ़ा था उसमें आपने ये mgh फॉर्मूला देखा होगा, आपको सिर्फ याद आ जाए, बस उतना ही काफ़ी है फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं, सम यूजफुल फॉर्मूलाज फॉर वर्क डन प्रॉब्लम। आगे हम जब प्रॉब्लम्स करेंगे तो हमें ये जो 3 फॉर्मूलाज हैं वो थोड़े से काम आ जाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, वर्क डन
टू टेक अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, ये WAB का मतलब है, ये WAB का मतलब है कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और ये जो नीचे इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स is these are the forces which are moving the charges. Okay, so in case of electric force WAB is Q0 VA minus VB। यहाँ से देखिए WAB Q ऊपर आ जाता है तो VA minus VB, ये तो नॉर्मल यही वाला केस है, ठीक है। नाउ एक्सटर्नल फोर्स के केस में ये रिवर्स हो जाता है, VB माइनस VA। सो इन एक्सटर्नल फोर्स के केस में जो होगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स से एक नेगेटिव साइन से डिफर करेगा। ओके, नाउ एक्सटर्नल फोर्स अगेन, बट दिस टाइम W इंफिनिटी A, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज नथिंग बट Q0 VA। सो पोटेंशियल एट A multiplied with the charge. Okay, now let's go and find out the SI unit and dimensional formula for electric potential difference. Similar to electric potential, the SI unit here is also volt, okay, denoted by capital V, and dimensional formula is also same, which is ml square t to the power minus cube and a to the power minus 1। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे एक सवाल कर लेते हैं। तो ये सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज 30 वोल्ट, सो VA इज 30 वोल्ट। चलिए गिवन लिख लेते हैं, VA इज इक्वल टू 30 वोल्ट एंड एट B इज -50 वोल्ट। सो VB कितना बन जाएगा, -50। सो VB इज इक्वल टू -50 वोल्ट। फाइंड द वर्क डन बाय फर्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एंड देन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉइंट B टू A। यहां पे ध्यान दीजिए A टू B नहीं है, B टू A है। अब लेट्स गो बैक एंड रिकॉल द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था एक्सटर्नल फोर्स का, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, WA टू B एक्सटर्नल फोर्स इज Q0 VB माइनस VA। तो यहां पे लिख देते हैं WA टू B एक्सटर्नल इज इक्वल टू Q VB माइनस VA, ठीक है, VB माइनस VA। बट यहां पे हमारा जो VB है दैट इज एक्चुअली, सो आवर B इज नाउ इट इज रिवर्स्ड, सो VB विल बी इक्वल टू कैपिटल VA एंड VA विल बी इक्वल टू कैपिटल VB। सो हियर इन दिस केस B to A external is Q VA minus VB। ओके, मैंने सिर्फ इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज डाल दिए हैं। नाउ VA माइनस VB इज नथिंग बट, यहां पे VA कितना है 30 और VB कितना है -50। सो माइनस ऑफ -50 बिकम्स +50 और यहां पे 30, सो 30 प्लस 50 और ये वर्क डन निकाल रहे हैं तो हमारा जो यूनिट होगा वो जूल होगा। और यहां पे Q कितना है, आपको यहां पे आप क्या लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे है, सो वर्क डन टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, Q इज नथिंग बट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, यहां पे आप
इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो यहाँ पे एक माइनस लगा दें और Q के जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या हो गया 80। ओके, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपका आ जाएगा 6 इंटू 8, 48 का 8, हाथ में 4, 12.8 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में सिमिलरली यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो ये हमारा पहला वाला फॉर्मूला काम कर देगा जो कि है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहां पे WB to A इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज Q VB माइनस VA। Q का वैल्यू तो सेम है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। VB कितना है यहाँ पे -50, VA कितना है 30, सो -30, सो -50 -30 विच इज -80। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, बाकी तो सेम वैल्यू ही आ जाएगा 12.8 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल। तो देखिए सारे वैल्यूज जो है मैग्नीट्यूड सेम थे, लेकिन जब मैंने सिर्फ एक फोर्स के जगह पे दूसरा फोर्स यूज कर लिया, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे इलेक्ट्रिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज किया, तो रिजल्ट का जो साइन है वो चेंज हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को। लेट्स फर्स्ट एज्यूम कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है +Q जो कि ओरिजिन O पे रखा हुआ है। नाउ उस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसका डायरेक्शन होगा अलोंग OA बट अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हमने एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट A पे रखा हुआ है, रख सकते हैं। फिर हमें मन हुआ कि हम उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट B पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन A एंड B वो काफ़ी छोटा डिस्टेंस है, वो है dx। तो ये जो मूव करने के लिए हमें जो काम करना पड़ेगा वो भी थोड़ा कम ही होगा, छोटा काम ही होगा, तो वो हो गया आपका dw। तो उसको अगर हमें कैलकुलेट करना हो, हम जानते हैं फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स कि dw इज नथिंग बट f डॉट dx। अब f डॉट dx कितना होगा, a डॉट b को हम कैसे लिख सकते हैं, ab cos थीटा। उसी तरह f डॉट dx विल नथिंग बट f dx cos थीटा। यहां पे देखिए cos थीटा के जगह पे मैंने 180 डायरेक्ट लिख दिया है। क्यों लिखा है, यहां पे देखिए E जो है वो अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है तो जो मोशन है हम कहाँ A से B को ला रहे हैं, सो मोशन E के ऑपोजिट हो रहा है। इसका मतलब अगर ये E है इस डायरेक्शन में, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। सो हियर थीटा इज 180 डिग्री। सो कॉस थीटा कितना बनता है, -1। सो कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। सो हमारा जो वर्क डन है वो कितना बन गया, -f dx। अब सोचिए हमारे पास एक पार्टिकल है टेस्ट चार्ज जो कि इंफिनिटी पे रखा हुआ है, बहुत दूर इंफिनिटी पे एक चार्ज रखा हुआ है। अब उस इंफिनिटी से मुझे अगर पॉइंट A पे लाना हो या फिर पॉइंट P पे लाना हो जो कि r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तब जो टोटल वर्क डन होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय इंटीग्रेटिंग दिस। सो टोटल वर्क डन विल बी W इंटीग्रेशन ओवर -f dx। इतना तो समझ में आ गया। लिमिट क्या होगा, इंफिनिटी टू r। हम इंफिनिटी से r तक ला रहे हैं उस चार्ज को। नाउ f इज व्हाट, q, और यहां पे कितना था
Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर, ये टोटल एक्स अगर मैं ले लूं, सो इंफिनिटी टू आर, यहां पे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन को मैं के लिख रहा हूं, सो यहां पे मैं लिख देता हूं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू के. नाउ सो के टेस्ट चार्ज Q0 और जो पॉइंट चार्ज है वो भी Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx, फोर्स dx और सामने एक माइनस साइन, ये माइनस साइन मैं इंटीग्रेशन के बाहर ले आता हूं. अब देखिए k Q0 Q डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटीग्रल वेरिएबल, सो मैं इसको लिख सकता हूं k Q0 Q इंटीग्रल ओवर dx बाई एक्स स्क्वायर. ओके, तो अब इसको हमें कैलकुलेट करना है. सो dx बाई एक्स स्क्वायर यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे देखिए dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रल is nothing but minus 1 by x. Okay, now the limits are infinity to r, which is minus 1 by x, limit infinity to r. When I put this value back into this with this negative sign, I get k Q0 1 by r minus 1 by infinity. ओके, अब देखिए 1 by infinity कितना होता है, 0. ठीक है, तो हमारे पास कितना रह गया, k Q0 by r. ये आपका हो गया टोटल वर्क डन, विच इज रिटन हियर W इज इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन 0 r. अब अगर हमें पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल इज नथिंग बट W बाई Q0, तो हमारे पास पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज कितना आ जाता है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r. सो फ्रॉम आवर प्रीवियस डिस्कशन ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उससे हम क्या क्या पॉइंट्स ले सकते हैं, पॉइंट्स मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले सकते हैं. पहला, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यहां पे देखिए ये पॉजिटिव चार्ज था, तो इसीलिए ये जो हमारा फाइनल पोटेंशियल निकला ये भी देखिए पॉजिटिव निकला. अगर ये नेगेटिव होता तो यहां पे Q की जगह पे माइनस Q हो जाता. सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस पॉजिटिव पोटेंशियल and negative charge particle will produce negative potential. Second point, we assume that electrostatic potential at infinity is 0. तो electrostatic potential infinity पे जो होगा, ठीक है, हमने पॉइंट P पे निकाला. अगर आप सोचिए वो जो पॉइंट P के जगह पे वो पॉइंट इंफिनिटी पे है, तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, at equal distance from charge Q, value of R is same, has a spherical symmetry. इसका मतलब क्या हो जाता है, अब देखिए ये जो पोटेंशियल था वो 1 by R के हिसाब से वैरी कर रहा था. तो हर उस पॉइंट पे जहां पे प्लस Q से पॉइंट P का डिस्टेंस और उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा, वहां पे पोटेंशियल भी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि R तो सेम हो जाएगा. बाकी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 वो तो कांस्टेंट है. ओके, Q हमारा गिवन है, 4 बाई एप्सिलॉन 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 वो कांस्टेंट वैल्यू होता है. तो हर उस पॉइंट पे जहां पे R का वैल्यू सेम होगा वहां पे पोटेंशियल सेम होगा. देखिए मैं अभी इसको बता रहा था कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R. अब इसको जब मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूं, सो एक्स एक्सिस पे मैंने R ले लिया, वाई एक्सिस पे V ले लिया. ठीक है, तो जो मेरा ग्राफ होगा दिस विल लुक समथिंग सिमिलर टू दिस. सो इट विल ग्रेजुअली decrease in the beginning when R increases and then it will kind of mellow down. Okay, so now these are the important points that we can deduce
from our discussions of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं इसी टॉपिक पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट चार्ज को हम अब कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ पर्टिकुलर चार्ज। यहाँ पे देखिए, डिटरमाइन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट 0.6 मीटर फ्रॉम +30 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज। मतलब जो चार्ज हमारा जो प्लस क्यू था वो इस केस में 30 माइक्रोकूलम है, और जो आर है, जो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज टू द point where we are calculating the potential energy is actually 0.6 meters। तो इस केस में हमारा Q कितना है? 30 माइक्रोकूलम which is 30 into 10 to the power -6 कूलम और 3 into 10 to the power -5 कूलम। This is our Q। अब हमारा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था वो क्या था? Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 R, राइट। अब 1 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 इज नथिंग बट 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q हम जानते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय R का वैल्यू कितना है? 0.6 मीटर। सो 6 इंटू 10 टू द पावर -1, और ये मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो मेरा ऐसा यूनिट वोल्ट। ओके, अब देखिए ये मेरा 3 हो गया, यहां पे 2 रह गया, 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -5, सो रह जाता है 10 टू द पावर 4। सो यहाँ पे 9/2 इंटू 10 टू द पावर 4, और ये 10 टू द पावर -1 है, ऊपर चला जाएगा, इंटू 10, ये कितना 4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। ये मेरा निकल गया पोटेंशियल at a distance of 0.6 meter from +30 माइक्रोकूलम। अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि अगर +30 माइक्रोकूलम की जगह पे -30 माइक्रोकूलम हो तब क्या होगा? अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये तो सेम ही रहेगा, बस V के फॉर्मूला में -Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 R हो जाएगा, और यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट होगा वो सिर्फ एक माइनस साइन के साथ डिफर करेगा हमारे पहले वाले रिजल्ट से। सो ये बन जाएगा आपका -4.5 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो उसकी वजह से आपके पॉइंट P पे, किसी भी पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना हो रहा है। ठीक है, हमने देखा था +Q चार्ज था, पॉइंट P पे आपका कितना आ रहा है, कितना आया था? वो आया था V = Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 R, वेयर R इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट P। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्जेस हैं तब एक पॉइंट P पे पोटेंशियल ड्यू टू ऑल द चार्जेस कितना होगा। ओके, सो लेट्स फर्स्ट अज्यूम दिस फिगर। यहाँ पे ये आप पकड़ लीजिए, ये आपका Q1 है और ये आपका P है, ये Q2, ये Q3, और वैसे काफ़ी सारे चार्जेस रखे हुए हैं अप टू Qn। n इज एन आर्बिट्री नंबर, वो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या फिर लाखों में भी हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी जेनरिक डिस्कशन फॉर any number of charges. Okay, now the distance between Q1 and P is denoted as R1P. Similarly, between Q2 and P it will is R2P, and this will be R3P, and the last is RNP. Okay, now what would be the potential at point P due to Q1? ये हम पे जानते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट Q1 4 पाई इप्सिलॉन 0, और ये डिस्टेंस विच इज R1P। सिमिलरली V2 इज Q2 बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 R2P, एंड V3 इज
Q3 बाई 4πε0 R3P, और वैसे जितने चार्जेस होंगे उतने सिर्फ आपको ये R और ये चार्ज चेंज करना है उनमें. सो Vn विल बी Qn बाई 4πε0 RnP. सो द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट P. अब ये जो पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन तो है नहीं, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट वुड बी एक्चुअली द एडिशन ऑफ ऑल दिस. सो द नेट पोटेंशियल, और आई कैन राइट V net is nothing but V1 plus V2 plus V3 plus up to Vn. ओके, सिंपली ऐड कर देना है आपको. अगर इनमें से कोई नेगेटिव है तो प्लस के जगह पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो सिंपल एरिथमेटिक एडिशन करना है आपको इनका. इनमें वेक्टर एडिशन की ज़रूरत नहीं है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ सारे इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को निकाल के आपको उनको ऐड कर देना होता है. काफ़ी आसान है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है नहीं ये. अब तक हमने जितना डिस्कशन किया वो था डिस्क्रीट चार्जेस के लिए. चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कैसा दिखता है. एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो जो है वो रखा हुआ है एट पोजीशन RI. ओके, और जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे दैट पॉइंट इज केप्ट एट अ पोजीशन R. Fine. Now the potential will be given in this case as 1 by 4 pi epsilon 0 integration over dq by r minus ri का मैग्नीट्यूड. ओके, यहाँ पे वेक्टर का कोई केस है नहीं, हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए क्योंकि v जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रिलेशनशिप जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो या फिर सरफेस या फिर लाइन चार्ज डेंसिटी के केस में हम पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं. तो पहला केस देखते हैं ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. अब देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक वॉल्यूम है और उसमें यूनिफॉर्मली एक जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, सो जो रो which is volume charge density is nothing but Q by V, या फिर मैं लिख सकता हूं Q is equal to rho V. अब यहां पे मैंने dq लिखा है, तो अगर मुझे ये जो रिलेशन है इसको V में डालना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, I can take dq, rho does not depend or vary, so rho तो कांस्टेंट है तो rho और ये रह गया dv. सो हमारे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के केस में जो dq होगा दैट विल बी रो dv. सो माई v विल बी 1 by 4 pi epsilon 0 इंटीग्रल रो dv बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r माइनस ri का मैग्नीट्यूड. अब यहां से रो को भी मैं बाहर ले सकता हूं. सो माई v बिकम्स रो बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 dv बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r माइनस ri. Similarly, in case of surface charge density, my dq will be nothing but sigma ds. ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो इंटीग्रल है ये टोटल वॉल्यूम पे है, तो ये एक वॉल्यूम इंटीग्रल है. मैं इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इंटीग्रल पे v लिख देता हूं. दैट इज मीन्स दैट इट इज अ वॉल्यूम इंटीग्रल. ठीक है, सो दिस गिव्स मी v is equal to, again sigma will be outside of the integral, sigma by 4 pi epsilon 0. now this is a surface integral. okay, क्योंकि अब मैं surface charge density के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा आपका ds by magnitude of r minus ri. ओके, काफी सिमिलर फॉर्मूला ही है, सिर्फ dv और ds का डिफरेंस है. एक वॉल्यूम इंटीग्रल है, एक सरफेस इंटीग्रल है. नाउ फॉर लाइन चार्ज डेंसिटी सिमिलरली
डी क्यू विल बी लैम्ब्डा डी एल, और मेरा जो पोटेंशियल बनेगा वो बन जाएगा लैम्ब्डा बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 लाइन इंटीग्रल डी एल बाई आर माइनस आर आई का मैग्नीट्यूड. सो दीज थ्री आर द फॉर्मूलाज फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस. सो टू कैलकुलेट पोटेंशियल फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. चलिए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना हो सकता है. ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक डाइपोल है एट पॉइंट A एंड B. तो पॉइंट A पे हमारा माइनस Q है, पॉइंट B पे हमारा प्लस Q है. ओके, ये बन गया हमारा डाइपोल, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 2a, और जो O है वो मिड पॉइंट में है. सो AO का डिस्टेंस है A और OB भी है A. ओके, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को लिख रखा है. ठीक है, अब जो पॉइंट P पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल, दैट पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस जॉइनिंग द डाइपोल. मतलब AB का जो सेंटर है O, उससे पॉइंट P R डिस्टेंस पे रखा हुआ है. एंड ऑल्सो पॉइंट P और R OP makes an angle theta with OB or the axis of the dipole. Okay, यहाँ पे देखिए theta is angle between R and dipole axis. हो गया. अब चलिए एक ट्रायंगल अज्यूम कर लेते हैं. द ट्रायंगल इज OAC. ठीक है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है. ओके, अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा जो cos थीटा है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, आई कैन से cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे बेस कितना है? बेस है OC. हाइपोटेन्यूज कितना है? AO. ठीक है, यहाँ पे देखिए, सो cos थीटा इन ट्रायंगल OAC becomes OC by OA. OA is nothing but AO, which is OC by A. मैंने अभी बोला कि AO is इक्वल टू A. सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू OC बाई A. तो अगर मुझे OC चाहिए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि OC इज इक्वल टू A cos थीटा बाई जस्ट टेकिंग दिस A इनटू द cos थीटा साइड. ओके, सिमिलरली अब एक ट्रायंगल ले लेते हैं OBD, जिस केस में ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है. तो इस केस में भी जो cos थीटा होगा दैट विल बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस कितना है? OD बाय हाइपोटेन्यूज कितना है? OB. सो OD ऑल्सो बिकम्स A cos थीटा. ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम अ स्पेशल केस वेयर R इज वेरी वेरी लॉन्गर देन A. मतलब R का वैल्यू A से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. इसका मतलब क्या है? मैं ये पॉइंट को बहुत दूर लेके जाता हूँ. ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर. ठीक है, इन कंपैरिजन टू A. तब क्या होगा? अगर मैं इसको दूर लेके जाता हूँ तो ये जो पॉइंट A और पॉइंट C है वो ज्वाइन हो जाएंगे. इसका मतलब जो AP या फिर PA है दैट विल बी इक्वल टू PC. ओके, नाउ PC को मैं देख सकता हूँ, PC इज नथिंग बट PO प्लस OC. सो यहाँ पे आप देखिए PA बिकम्स इक्वल टू PC विच इज इक्वल टू OP प्लस OC. अब OP का वैल्यू मुझे पता है, ये जो वैल्यू है PO या फिर OP दैट इज नथिंग बट R. तो यहाँ पे R और OC का वैल्यू मैंने अभी निकाला है, वो है A cos थीटा. सो दैट बिकम्स, so PA becomes R plus A cos theta. Similarly for PB, उस केस में जब मैं R को बहुत लंबा कर लेता हूँ तो PB will be equal to again PD. ओके, मैं इसको खींचूंगा तो ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा. ठीक है, so PD is nothing but OP minus OD which is equal to R minus A cos theta. तो हमें इससे क्या निकाल लिया? हमने निकाल लिया ये डिस्टेंस PA और ये वाला डिस्टेंस PB. अब थोड़ा ध्यान दीजिए,
जब हम पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस डिस्कस कर रहे थे तब मैंने बोला था कि अगर आपको किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो ड्यू टू डिफरेंट मल्टीपल चार्जेस तो आप उनका इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल के सिर्फ अरिथमेटिक सम कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस क्यू की वजह से P पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा 1/4πε0 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस AP। गॉट इट। अब पॉइंट B पे जो प्लस क्यू है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा Q/4πε0 डिवाइडेड बाय दिस विल बी V/Q/4πε0 और जो डिस्टेंस दैट इज नथिंग बट PB। ठीक है। और दूसरा वाला क्या था, ये B के लिए था और VA के लिए कितना था Q बाई माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है नेगेटिव है 4πε0 AP या फिर PA। ठीक है। अब इन दोनों को मुझे ऐड कर देना है तो अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरा नेट कितना निकल जाता है 1/4πε0 कॉमन ले सकता हूं Q/PB माइनस Q/PA। मैं एक्चुअली Q को भी कॉमन ले सकता हूं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जब मैं ये सब वैल्यूज इसमें डालता हूं तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन आई गेट आउट ऑफ इट, V कैसा दिखता है। ठीक है। सो V इज इक्वल टू 1/4πε0 PB माइनस PA और ब्रैकेट से मैंने Q को बाहर ले लिया है। नाउ व्हाट वाज 1/PB या फिर व्हाट वाज PB? PB वाज नथिंग बट R माइनस A cos थीटा। तो चलिए ये जो वैल्यू है इसको मैं K प्राइम लिख देता हूं। ठीक है, ताकि मुझे लिखने में ज़्यादा स्पेस ना लगे। ठीक है, 1/R माइनस A cos थीटा माइनस PA कितना था R प्लस A cos थीटा। सो 1/R प्लस A cos थीटा। ठीक है। सो K प्राइम, अब देखिए ये A माइनस B A प्लस B के फॉर्मेट में है। तो अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं ये बन जाता है R² माइनस A² cos² थीटा, ऊपर चला गया R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस अगेन माइनस प्लस A cos थीटा, R कैंसल्स, A cos थीटा गिव्स मी 2A cos थीटा। सो यहां पे मेरा V कितना बनता है, अब मैं K प्राइम को खोल लेता हूं। ये मेरा था Q/4πε0 2A cos थीटा बाय R² माइनस A² cos² थीटा। ओके, नाउ Q को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं। ये जो 1/4π है 4πε उसको मैं K लिख देता हूं। सो 2A Q cos थीटा R² माइनस A² cos² थीटा। अब देखिए यहां पे एक बहुत ही शानदार चीज, ये जो है दैट इज नथिंग बट अ डाइपोल मोमेंट। ठीक है। सो माय फाइनल रिजल्ट बिकम्स V इज इक्वल टू 1/4πε0, यहां पे ब्रैकेट कर देता हूं, P cos थीटा डिवाइडेड बाय R² माइनस A² cos² थीटा। ठीक है। और ये जो P है ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट है विच इज नथिंग बट 2AQ। अब ये आपका V निकल गया। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू अ डाइपोल
ओके, नाउ अब मैंने क्या लिया था कंडीशन, मैंने कंडीशन लिया था कि जो R है, यहां पे देखिए R इज वेरी वेरी लार्ज देन A, तो अगर R इज वेरी वेरी लार्ज देन A, देन A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू R स्क्वायर। जो R स्क्वायर है वो A स्क्वायर से और भी ज्यादा बड़ा होगा, तो मैं A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मेरा ये जो फॉर्मूला है वहां से ये वाला जीरो बन जाता है, तो मेरे पास क्या रह जाता है, v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 इनटू ये वाला आर स्क्वायर यहां सिर्फ रह जाता है। सो माय फाइनल रिजल्ट फॉर द केस व्हेन आर इज ग्रेटर देन, वे मोर ग्रेटर देन ए, इज v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 into r square. Okay, so this is my potential due to a dipole at a point P. अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं स्पेशल केसेस फॉर पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आप सबको फॉर्मूला याद है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का, कितना था, v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ठीक है, अब चलते हैं। तो पहला स्पेशल केस क्या कहता है, ये कह रहा है कि P लाइज ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, वो लाइन जो दोनों चार्जेस को जोड़ता है इन अ डाइपोल। ओके, एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अगर मैंने पॉइंट P को ले आया, अब देखते हैं फिगर से, ये मेरा माइनस Q, ये मेरा एक्सियल लाइन, ये मेरा प्लस Q, ये आप समझ लीजिए मिड पॉइंट। जो पहले हमने डिस्कस किया था, पॉइंट P को मैंने कहाँ लिया था, यहाँ किसी एक जगह पे लिया था, और मैंने बोला था कि ये जो लाइन है जो पॉइंट P को सेंटर ऑफ द एक्सिस से जोड़ता है, वो लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्सिस। ओके, ये रह गया आपका पॉइंट P। अब ये केस क्या कह रहा है कि इस पॉइंट को मैं मूव करके एक्सियल पे ही किसी एक पोजीशन पे ले आता हूं, ठीक है, इन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेके आ गया हूं। ठीक है, तो आप देखिए इस थीटा का क्या होगा, ये थीटा कम होते होते जब एक्सियल पे पहुंचेगा थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इन दिस पर्टिकुलर केस थीटा बिकम्स 0, सो कॉस थीटा बिकम्स 1। तो अगर cos थीटा 1 बन जाता है तो पोटेंशियल कितना बन जाएगा, सिर्फ P बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। तो यहां पे पोटेंशियल इस केस में कितना बना, P बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। दिस इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 0। नाउ सेकेंड केस क्या कह रहा है, व्हेन P लाइज ऑन द अदर साइड। इस केस में मैंने पॉजिटिव चार्ज की तरफ P को रखा था, अब मैं P को नेगेटिव चार्ज की तरफ रख रहा हूं। ठीक है, उस केस में थीटा कितना होगा, पहले इस तरफ गया था तो थीटा कम हो गया था, तो अब ये लाइन इधर जा रहा है, सो थीटा, सो देखिए यहां पे ये लाइन है, ये ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा, तो ये जो थीटा है ये बढ़ते बढ़ते कितना बन जाएगा, 180 डिग्री। सो माई न्यू थीटा बिकम्स 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री इज, वी ऑल नो, इज -1। तो हमारा जो पोटेंशियल है V इन दिस केस विल बी -P बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। दिस इज फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ द लास्ट केस इन जनरल फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने कितना निकाल रखा था, V इज इक्वल टू पी कॉस थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। तो हम जानते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, इसको मैं यहां करता हूं, V was P cos थीटा बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसमें r न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करता हूं और एक r डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करता हूं, ये कट जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो मेरे फॉर्मूला में कोई ज़्यादा चेंज हो नहीं रहा है।
सो ये क्या बन जाता है, पी आर कॉस थीटा 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर क्यूब। अब देखिए आर तो एक पोजीशन वेक्टर भी हो सकता है या फिर उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, और पी हम जानते हैं, हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, पर उसका एक वेक्टर फॉर्म भी होता है, और हम जानते हैं कि हम ऐसे भी दो वेक्टर्स को लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। अब यहां पे देखिए दीज टू आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स, सो multiplied with cos theta, so I can just revert it back to its vector form and write V becomes P dot R vector 4 pi epsilon 0 R cube। ये जो डिनोमिनेटर में जो R है that is magnitude of R, उसका क्यूब है, और ऊपर वेक्टर R है, so P dot R divided by 4 pi epsilon 0 R cube. This is a general form for a short dipole। तो हमने तीन केसेस यहां पे पढ़ लिए। पहला, अगर थीटा 0 डिग्री होता है, दूसरा अगर थीटा 180 डिग्री होता है, और तीसरा जो जनरल स्ट्रक्चर है वो है P डॉट R, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 बाई R क्यूब। ये था आपका पोटेंशियल फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के बारे में। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आखिर होते क्या हैं? सो बेसिकली दीज आर द सर्फेसेस जिनके हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इक्वल होता है। तो आप समझिए, अगर यहाँ पे मैंने एक प्लस चार्ज रख दिया, प्लस क्यू, ठीक है, एट द सेंटर, और मैंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए हुए हैं, हर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के जो अपने सरफेस पे जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये छोटे वाले सर्कल के जो सरफेसेस पे जो पॉइंट होंगे, ऑल ऑफ दोज पॉइंट्स विल हैव इक्वल पोटेंशियल। क्यों? हम जानते हैं फॉर अ पॉइंट चार्ज द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r। तो इसका मतलब वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल है मतलब सेंटर से यहां का जो डिस्टेंस होगा यहां का उतना ही होगा जो कि होगा रेडियस ऑफ दैट स्मॉल सर्कल। तो इसीलिए ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उसके ऊपर के जितने भी पॉइंट्स होंगे सरफेस पे वो सारे विल हैव इक्वल पोटेंशियल। सिमिलरली बाकी सर्कल्स में भी वैसे ही सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल इक्वल होंगे, और वैसे जो सरफेसेस होते हैं जिनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल होता है उनको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। नाउ उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। नाउ अज्यूम कीजिए इक्विपोटेंशियल आपके पास दो सरफेसेस हैं, ठीक है, एक सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो है VA या फिर V1 ले लीजिए, दूसरे पे V2, ठीक है। अगर दो सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, मतलब आप समझ लीजिए यहां पे एक सरफेस है और एक सरफेस आया इंटरसेक्ट कर गया, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, V1 होगा या V2 होगा? हम बोल नहीं सकते, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों सरफेसेस के पोटेंशियल्स मिल रहे हैं, तो टेक्निकली दोनों के पोटेंशियल होने चाहिए, जो कि कभी पॉसिबल है नहीं। इसीलिए हम बोलते हैं कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ओके, द थर्ड पॉइंट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम इस डायग्राम को देखते हैं, देखिए ये जो सर्कल्स बने हुए हैं या फिर स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, उन पे वो सारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। तो इस पॉइंट पे पकड़ लीजिए, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ओके, अब परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दे, उस टेंजेंट की वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। सो ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द
इक्विपोटेंशियल सरफेस। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। सो अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, रिंग मतलब अंगूठी जैसा, ठीक है, और उस पे जो टोटल चार्ज है वो है प्लस क्यू, ठीक। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा यूनिट ले लेते हैं, यूनिट लेंथ रिंग का, जिस पे चार्ज होगा लेट्स से डी क्यू, ठीक है। उस डी क्यू की वजह से पी पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा। उसी तरह यहाँ पे जितने सारे डी क्यू हैं उन सारे डी क्यू की वजह से पी पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा। उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें रिंग की वजह से पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल है वो मिल जाएगा। और जब हम ये करते हैं तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग एट पॉइंट पी is nothing but 1 by 4 pi epsilon 0 q by root over r square, कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। अब कैपिटल R और स्मॉल r क्या है? कैपिटल R आपका बन गया रेडियस ऑफ द रिंग, कैपिटल R रेडियस ऑफ द रिंग। स्मॉल r क्या हो गया? स्मॉल r हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू पॉइंट P, जहां पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। सो स्मॉल r इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू पॉइंट P, ओके। जिस डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आपका बन गया पोटेंशियल का फॉर्मूला फॉर अ रिंग एट पॉइंट P, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट P को सेंटर पे ले आए, मतलब क्या, ये जो स्मॉल r जीरो बन जाता है, तो ये जो टर्म है ये जीरो हो जाएगा, आर स्क्वायर टर्म, स्मॉल आर स्क्वायर टर्म। तो जो पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 by 4 pi epsilon 0 q by r, where r is the radius of the ring. So ये एक स्पेशल केस है ऑफ दिस जनरल केस, ठीक है, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू r. सो जब हम पोटेंशियल को ड्रॉ करेंगे एज अ ग्राफ अगेंस्ट the small r, like the distance of the point where we are calculating the potential, तब हम देखेंगे कि उसका जो characteristics होगा that would somewhat look like this. So ये r0 पे v जो है पोटेंशियल वो सबसे मैक्सिमम होगा। r0 कौन सा पॉइंट है? सेंटर का पॉइंट है, तो सेंटर पे पोटेंशियल सबसे मैक्सिमम होगा, और हम जितना सेंटर से दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना कम होते जाएगा दोनों तरफ। ये रिंग है तो रिंग के दोनों तरफ हम जा सकते हैं, या तो इस तरफ राइट की तरफ जा सकते हैं या फिर लेफ्ट की तरफ आ सकते हैं। दोनों ही केस में लेकिन जो पोटेंशियल है वो ड्रॉप करेगा विथ इंक्रीज ऑफ R. तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो पहला केस है वो है हमारा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का। तो हमारे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस R, ठीक है, तो एंड उस पे चार्ज कितना है? Q चार्ज है। अब हमें एक पॉइंट P पे जो कि स्फीयर के बाहर है और उस सेंटर से उसका डिस्टेंस R है, उस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है। इस केस में जब पॉइंट P के बाहर है, स्फीयर के बाहर है, तब जो टोटल चार्ज है विल बिहेव एज इफ इट इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज नथिंग बट 1 by 4 pi epsilon 0 the total charge divided by the distance between the charge and the point where you are calculating the पोटेंशियल। तो यहां पे सेंटर से उसका डिस्टेंस यानी कि r, तो ये बन गया हमारा पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। अब सरफेस के लिए क्या करना होगा? मतलब अगर समझिए हमारा एक पॉइंट ऑन द सरफेस है, ये P है, इसको मैं M ले लेता हूं, तो पॉइंट M पे अगर मुझे निकालना हो, ये जो सेंटर से डिस्टेंस है ये कितना है? R है, रेडियस। इसका मतलब अगर मैं स्मॉल r की जगह पे कैपिटल R लगा दूं तो मुझे पोटेंशियल एट द सरफेस मिल जाएगा। वो कितना होगा? 1 by 4 pi epsilon 0 अगेन Q by कैपिटल R स्क्वायर, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं जो कंडक्टिंग स्फीयर के
अंदर है, मतलब एज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट पे, ये हमने ले लिया n, ओके ठीक है। n पॉइंट पे अब हमें पोटेंशियल निकालना है। अब ये जो n पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये है हमारा सवाल। ये कंडक्टिंग स्फीयर है। कंडक्टिंग स्फीयर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था कि इनसाइड अ स्फीयर या इनसाइड अ कंडक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है जीरो, ठीक है। ये याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर हमेशा जीरो होता है। अगर ये जीरो है, नाउ यहां पे सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं ले लेता हूं वी एस, और ये वाला इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको मैं ले लेता हूं वी एन, ओके फाइन। वी सरफेस वी एन विच इज एन इज द इनसाइड पोटेंशियल। नाउ अगर मुझे किसी पार्टिकल को वी एन से वी एस तक लेके जाना हो, मतलब अंदर से सरफेस तक लेके जाना हो, तो हमारा क्या होगा, वी एन माइनस वी एस विच इज डेल्टा वी, ओके, इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर ई डॉट डी आर, फाइन, माइनस अब ई इनसाइड द कंडक्टर, ये जो मोशन होगा ये इनसाइड द कंडक्टर होगा, तो ई जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये टोटल बन जाता है हमारा जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल वी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स वी एन इज इक्वल टू वी एस। अब ये वी एन क्या था, वी एन था पोटेंशियल एट अ पॉइंट विच इज इनसाइड द कंडक्टर। इसका मतलब वी इनसाइड इज इक्वल टू वी सरफेस, दैट गिव्स मी वी इनसाइड as equal to also 1 by 4 pi epsilon 0 q by capital R, which is the radius. Okay, now if I draw a graph between V versus small r, तो मैं यहां पे देख सकता हूं this point, ये point कौन सा है, this is R is equal to capital R। ये region कौन सा है, R is less than capital R, मतलब जो हमारा पॉइंट का पोजीशन है वो रेडियस से कम है, इसका मतलब स्फीयर के अंदर है, ये सरफेस पे है, और ये r ग्रेटर देन r मतलब स्फीयर के बाहर है। तो स्फीयर के अंदर तक के रीजन के लिए जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, विच इज 1 by 4 pi q by r। उसके बाद पोटेंशियल 1 by स्मॉल r के मतलब पोटेंशियल जो वैरी कर रहा है वो 1 by r से वैरी कर रहा है, मतलब इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल r और द डिस्टेंस एट विच यू आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे केस को भी देख लेते हैं, जो कि है एक कॉन्सेंट्रिक शेल। कॉन्सेंट्रिक शेल का मतलब क्या है, यहां पे आपका एक हॉलो शेल रखा हुआ है, उसको घेर के और एक शेल आपका रखा हुआ है, ओके। अब देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो यहां पे तीन रीजन है एक्चुअली, दोनों शेल के बाहर, दोनों शेल के बीच में, और जो अंदर वाला शेल है उसके अंदर, ठीक है। ये तीन रीजन आप यहां से डिराइव कर सकते हैं। तो मैंने इन तीन रीजनों को नाम दे रखा है, सी इज ऑलरेडी आउटसाइड ऑफ बोथ द स्फीयर्स और शेल्स, बी इज बिटवीन Q1 and Q2, meaning the inner shell and the outer shell, and A is inside or on the surface of the inner shell. Okay, potential at C will be nothing but individual potential of each shell. So that would be Vc Q1 Q2 by 4 pi epsilon 0 r, where Q1 and Q2 are the charges on the shell. Okay, ये आपका बन गया outside बोथ द शेल रीजन में पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एट बी, बी का मतलब अंदर, कहां अंदर, दोनों के अंदर नहीं, छोटे वाले से बाहर लेकिन बाहर वाले से अंदर। उस केस में जो वीबी होगा वो बन जाएगा Q1 by 4 pi epsilon 0 r। अब ये r क्या है, r है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो जब बाहर ये था ये आपका r था, अब ये पोजीशन b पे है तो ये आपका r है, और जब A पे होगा तो ये आपका R बन जाएगा।
तो छोटे वाले के लिए तो हमें r डिस्टेंस चाहिए, लेकिन बड़े वाले के लिए वो अंदर आ गया है, इसलिए हम उसके रेडियस लेंगे। बड़े वाले का जो रेडियस है वो b है, ठीक है। सो vb बिकम्स q1 by 4 pi epsilon 0 distance from the center to the point where you are calculating the potential plus q2 by 4 pi epsilon 0 radius of the bigger shell. Okay, now potential at point A जो है वो इनर शेल के अंदर है। अगर वो इनर शेल के अंदर है तो ऑब्वियसली बाहर वाले शेल के अंदर भी होगा। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पे r उठ गया आपका, जो पिछले वाले में भी हमने वही डिस्कस किया था कि बाहर रहेगा तो छोटा r रहेगा, लेकिन अंदर आएगा तो वो रेडियस बन जाएगा। छोटे वाले का जो रेडियस है वो a है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए जो पोटेंशियल है वो क्या बन जाता है, चार्ज ऑन द स्मॉलर शेल by 4 pi epsilon 0 radius of the smaller shell plus q2 which is charge on the bigger shell by 4 pi epsilon 0 b which is the radius of the bigger shell। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन फॉर्मूलाज के थ्रू कि कैसे डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रीजन्स द पोटेंशियल विल वैरी इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक शेल्स। तो चलिए लास्ट केस डिस्कस कर लेते हैं ऑफ स्फेरिकल चार्जेस। जो लास्ट केस है दैट इज अबाउट चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इन जो दो पहले वाले केसेस हमने डिस्कस किए थे वो कंडक्टिंग स्फीयर के थे, यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस लिया जा रहा है। अब इसका V आउटसाइड इज similar to rest of the cases which is 1 by 4 pi epsilon 0 q is the charge on the non-conducting sphere divided by r which is the distance between the center of the sphere to the point where you are calculating the potential. Okay, surface पे again is same which is 1 by 4 pi epsilon 0 charge on the sphere by radius of the sphere. Okay, now V inside is bit different and it looks a bit complicated, but it's nothing to worry about. So that is given by 1 by 4 pi epsilon 0 q by r, q is the charge and r is the radius, whole multiplied with 3 by 2 minus half r square, small r square by capital R square. So this is the potential inside a non-conducting sphere. Okay, एट सेंटर पे क्या होगा, जो स्मॉल आर होगा वो जीरो हो जाएगा। सो एट सेंटर वी सेंटर कितना होगा, इस वाले फॉर्मूला पे अगर मैं स्मॉल आर जीरो कर देता हूं तो ये मेरा कितना बन जाता है, वी सेंटर इज इक्वल टू वी इनसाइड एट आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इनसाइड केस में अगर मैंने स्मॉल आर को जीरो कर दिया तो वो मुझे वी सेंटर दे देगा। तो लेट्स कैलकुलेट वी इनसाइड एट आर इज इक्वल टू जीरो। यहां पे अगर आर जीरो कर देता हूं तो मेरा ये जो टर्म है ये जीरो हो जाता है, तो मेरे पास क्या रह जाता है, 1 बाई 4 पाई इप्सिलम 0 क्यू बाई आर, क्यू बाई कैपिटल आर, और यहां पे इंटू 3/2। अब देखिए ये जो टर्म है ये v सरफेस से इक्वेट होता है या नहीं होता है, होता है। तो मैं यहां पे v सरफेस लिख सकता हूं इंटू 3/2 विच इज v सेंटर। यहां देखिए हमने यही लिखा है v सेंटर इज इक्वल टू 3/2 v surface. So I can see from this generic formula of V inside I can get a relation between V center and V surface for a non-conducting sphere. अब देखिए जब मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं अगेन फॉर V versus R we can see outside V varies as 1 by R जो कि हर केस में है, लेकिन at surface where small r is equal to capital R उस केस में v का जो वैल्यू है दैट इज 1 by 4 pi epsilon q by r which is here and the graph will be a bit asymmetrical in this case. Let's now talk about relationship between electric field and potential. So how to get an electric field from a given
पोटेंशियल। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, जहां पे Ex, Ey और Ez आर नथिंग बट द x, y, z components of electric field, and I cap, j cap, k cap are the unit vectors along the direction of x, y and z axes or directions. Now Ex is given as minus of del v by del x, that is partial derivative of potential with respect to x. Okay, similarly Ey will be minus del v by del y, which is partial derivative of potential with respect to y, and Ez will be minus del v by del z, which is partial derivative of potential with respect to z. अब हम Ex, Ey, Ez के जो वैल्यूज हैं या इसको इस वाले पे अगर डाल दें तो we get an equation which looks like this with a minus sign. अब ये जो इक्वेशन है इसका एक अच्छा सा काफी सुंदर सा नाम है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ v। मतलब ये v को अगर मैं ऑपरेटर समझ लूँ, ये जो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड को अगर मैं ऑपरेटर समझ लूँ और v पे ऑपरेट कराऊं, तो ये जो ऑपरेटर है ये ग्रेडियंट है। ठीक है, सो ग्रेडियंट और रिप्रेजेंटेड एज इनवर्स डेल्टा इज नथिंग बट, so gradient is del by del x I cap, del by del y j cap, del by del z k cap. Okay, so this is the definition of a gradient. So gradient of v, okay, when I operate the gradient operator onto v with a negative sign in the front, I get electric field at that particular point. Okay, I hope this is not something that you could not understand, because I am pretty sure derivatives or partial derivatives are being taught, or you have learned some of those tricks in your math subjects. Okay, so this is a good application of derivative in electrostatics. आइए चलिए और डिस्कस करते हैं मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एज्यूम कीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप एक चार्ज पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टीज या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी उस चार्ज पार्टिकल की वाया और फ्रॉम द वर्च्यू ऑफ मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके, सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? वो होगा एफ क्यू ई। फाइन, हम सब जानते हैं, ये काफी बार हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। सो नाउ द एक्सीलरेशन, ठीक है, हम जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ F is equal to ma, hence A is equal to F by m. Fine. So now F मैंने अभी बोला QE, so it becomes QE by m. So acceleration is QE by m. Now suppose at some point of time the particle was at A, फिर कुछ टाइम बाद particle moves d distance and reaches B. So at time t0 the position of particle was at A and it was at rest, and at time t the particle moved distance d in the electric field to reach a point B. Okay, उस केस में जो वेलोसिटी, क्लासिकल नोशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? v is equal to at। अब ये आप कहां से देख सकते हैं भैया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v by t। देखिए acceleration is v by t, so v will be a into t. Now if we have a potential difference between a and b, okay, obviously we will have potential difference, they are like separated along the electric field। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। so that potential difference, let it be del v, then the velocity which is qet by m can also be represented as
हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। अब आप बोलेंगे ये कहां से आ गया? हाफ एम वी स्क्वायर क्या है? दैट इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी जो होता है, एनर्जी क्या होता है? वो हमें काम करने में सहायता करता है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। So now work done due to electrostatics is what? Q delta V. So that's why I can equate kinetic energy half mv square of the particle with the work done or electrostatic work done, which is Q delta V. So momentum, अब momentum क्या फॉर्मूला होता है? mv, राइट? अगेन v यहां पे हमने कितना निकाल रखा है? QET बाई m। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू m इंटू QET बाई m, और यहां पे m कैंसल्स आउट, सो P ओनली बिकम्स QET, दैट्स इट। बट इसको मैं कुछ और तरीके से भी लिख सकता हूं। अब यहां पे देखिए, मेरे पास V इज इक्वल टू QET बाई m, यहां से इस जरिए से मुझे ये मिल गया। ठीक है, इस प्रोसेस से, फ्रॉम F इजिकल टू QE से। अब KE यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q डेल्टा V से भी मुझे V मिल सकता है। देखिए यहां पे V स्क्वायर इज Q डेल्टा V बाई M, और ये दो ऊपर, सो 2Q डेल्टा V। सो V क्या होता है? V इज इक्वल टू रूट ओवर 2Q डेल्टा V बाई M। ओके, यहां पे देखिए फिर से, यहां पे mv के जगह पे, v की जगह पे 2q डेल्टा v बाई m पुट कर दिया गया है। फिर इसको जब हम इक्वेट करते हैं, सो वी गेट मोमेंटम एज रूट ओवर 2mq डेल्टा v। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अभी अभी हमने डिस्कस किया, विल बी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू q डेल्टा v। यहां पे देखिए k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। mv स्क्वायर को अब यहां से लिखिए फोर्स वाले प्रोसेस से, क्या बन जाता है? QET बाई m का होल स्क्वायर। ये आपका एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया, विच इज q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2m। ओके, नाउ अगेन यहां देखिए k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर था। अब उसको अगर मैं v स्क्वायर के जगह पे 2q डेल्टा v बाई m लिख दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? काइनेटिक एनर्जी q डेल्टा v। सो दिस शोज दैट आवर इनिशियल assumptions एंड आवर इनिशियल प्रोसेसेस वेयर, यहां से मैंने मोमेंटम निकाला था, इस वाले को लिया लेके जो मुझे मिला था 2mq डेल्टा v, वो सही था। तो यहां पे आपके पास क्या क्या फॉर्मूलाज हो गए? एक वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, दो। ठीक है, आप दो तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपके पास मोमेंटम हो गया, ठीक है, दो तरीके से मोमेंटम निकाल सकते हैं। और अगेन दो तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो एक पार्टिकल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, मोशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्या होते हैं? वेलोसिटी, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। वो तीनों के तीनों फॉर्मूलाज आपके पास अभी हैं। तो जब भी आपको कोई सवाल, आपको या तो वेलोसिटी पूछे, मोमेंटम पूछे या फिर काइनेटिक एनर्जी पूछे, डिपेंडिंग कि गिवन क्या है, उससे आप बेस करके आप फॉर्मूला चूज करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय ए चार्ज्ड पार्टिकल। अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमें क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी इन गेन, मतलब जो गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी हो रहा है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज। और ये भी सही है, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तभी उसका काइनेटिक एनर्जी गेन होता है। और ये मूव कैसे कर रहा है? जब कोई उस पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू उसको मूव करवा रहा है, तभी उसका काइनेटिक एनर्जी गेन होता है। अब वर्क डन इन डिस्प्लेसमेंट में आप एक चीज़ सोचिए, जब हमने मैकेनिक्स पढ़ा था तो वहाँ पे हमने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा था। वो क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, या फिर डी एक्स क्या? डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे हम वही लिख देते हैं, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। डी एक्स क्या है? डिस्टेंस बाई विच यू आर मूविंग द चार्ज पार्टिकल। यहाँ पे अब देखिए ये जो F है, फोर्स,
ये कौन सा फोर्स है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है दैट इज एक्सपीरियंसिंग एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज नथिंग बट क्यू ई। तो यहाँ पे क्यू ई डॉट डी एक्स इज द वर्क डन। ओके, अब ये dx इज व्हाट? इट्स नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहां पे dx के जगह पे सिंपली r लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर r, कि कितना डिस्टेंस वो गया वो हम r वेक्टर से भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है? q e डॉट r, इसका मतलब e एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ये आपका बन गया वर्क डन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर। अब थोड़ा इसको और अच्छे से कर लेते हैं। अब सोचिए, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब पॉइंट ए पॉइंट बी, आप पार्टिकल को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ला रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट साइड में आप पार्टिकल को ला रहे हैं। इसका मतलब ये जो फोर्स है वो क्या, उस फोर्स के अगेंस्ट आप काम कर रहे हैं। तो इस केस में आप देखिए W जो हो जाएगा वो माइनस क्यू ई डॉट डी आर। R इज द डिस्टेंस यहां पे, ठीक है। अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं तो यहां पे क्या बन जाएगा? माइनस क्यू ई डॉट डी आर। अब E डॉट डी आर इज व्हाट? E डॉट डी आर इज नथिंग बट माइनस क्यू, और यहां पे इंटीग्रेशन लिमिट कितना है? A से B। सो VB minus VB minus of minus VA. This is the integration of E dot dr. तो मेरा जो W है वो कितना बन जाता है? Q VB minus VA. So work done W is equal to Q delta V। तो हमारे पास दो वर्क डन हो गए। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू हम निकाल सकते हैं, दूसरा पोटेंशियल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अब ये जो वर्क डन है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ वी टेक फ्रॉम ए टू बी। अब यहां से अगर हम इस पाथ में जाए या इस पाथ में जाए या फिर इस पाथ में जाए, अगर इसको मैं नोट कर देता हूं 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3। सो वर्क डन W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3। तीनों ही केस में जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन ए इलेक्ट्रिक field. So let's assume the particle enters the electric field perpendicularly with an initial velocity u in the x-axis. So आप फिगर में देख सकते हैं जो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी है that is along x-axis and electric field is along y-axis. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हम देखेंगे जो पार्टिकल है वो टर्न कर रहा है टुवर्ड्स y अ बिट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको एक y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो मोशन है इसका जो ट्रैजेक्टरी होगा दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम एक्स बाई यू का फुल स्क्वायर। ओके, एंड दिस इक्वेशन इज of a parabola. So ये जो motion है that would be a parabolic motion which shows y is directly proportional to x square, because in a parabola motion or a parabolic motion y is proportional to x square. अब at any given instant हम एक point ले लेते हैं, let's say assume a। तो यहाँ पे उसका एक x velocity का component होगा और एक y कंपोनेंट भी होगा वेलोसिटी का। सो जो x कंपोनेंट होगा दैट वुड बी नथिंग बट u। ओके, सो vx इज u। नाउ vy इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो जो vy है वो बन जाएगा आपका qet बाई
m। अब जो अगर हमें जो नेट v चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना कि डायरेक्शन। सो वी एक्स स्क्वायर डाल देते हैं यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर दैट इज वी वाई स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम वी एक्स और वी वाई को प्लॉट करते हैं तो जो v होगा that will make an angle alpha with vx. So our tan alpha is nothing but vy by vx, which is qet by mu. So from this I can write angle alpha is equal to tan inverse qet by mu। यहां पे q क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, E इलेक्ट्रिक फील्ड, T टाइम, एंड M यहां पे क्या, मास है, क्योंकि ये मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज मूविंग, एंड U इज द इनिशियल वेलोसिटी। सो दिस गिव्स मी द एंगल बिटवीन द नेट वेलोसिटी and the initial velocity Vx. Okay, so this is what we conclude our discussion about equation of trajectory of a particle moving in a electric field. आज के लिए बस इतना ही। Until next time, take care and study hard. और हम सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।